जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइकन में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और साथ में जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाओ किसके पास, अपने चाहने वालों, यार दोस्तों, सबके पास, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक बार आ जाइए शेयर करके। फिर उसके बाद बीच में कहीं नहीं जाना, फिर एकदम रेगुलर क्लास को लेते हुए चलेंगे, एक भी मिनट का गैप नहीं लेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा पढ़ाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि मेन एम क्या है, जॉब, और जॉब जब मिलेगी जब हम पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए। और एक बच्चा कह रहा था कि सर आप पंजाब से हो, तो भाई पंजाब से हूँ तो नहीं, बट ऐसा है कि पंजाब में 4 साल लगाए हैं। ठीक है, वहाँ से बीटेक करी है, तो वहाँ पे समय दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ का टच है थोड़ा बहुत। और साथ में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे परसेंटेज के लिए, जो कल पार्ट हुआ था परसेंटेज वाला, सर उसका अगला पार्ट, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस बना रहा था आज, तो मैंने बनाया। तो ऐसा है, होना भी तो चाहिए ना कि बच्चे आपको अगला पार्ट चाहिए, तो मैंने देखा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अगला पार्ट चलना चाहिए, तो कल आपके लिए अगला पार्ट चला देंगे। क्वेश्चंस बना रहा था उस पर अच्छे अच्छे, कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो कल तक आपके लिए रेडी हो जाएंगे। और कल शायद आपको परसेंटेज का पार्ट 2 जो कल करवाया था, उसका पार्ट 2 आपके पास पहुँच जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार लगा दीजिए सर वो। हाँ भाई देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड बस एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं फेसबुक पर मेरे पास, और वो मैसेज क्या आते हैं कि सर हम किस तरह से तैयारी, मतलब कौन से चैप्टर सबसे पहले पढ़ें। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि कहीं कुछ नया बच्चा अगर हर एक वीडियो में जुड़ रहा है तो उसे पता लगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर उठाओ और कहीं से भी पढ़ने लग जाओ। उससे क्या है कि आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा आपके लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर बार राहुल सर स्टडी IQ डाल दो, या फिर राहुल देसवाल स्टडी IQ, इस तरह से लिख देना। तो आपके पास 130-40 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट आएगी। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस नहीं देखनी, हमेशा सबसे पहले परसेंटेज, वहाँ पे अलग परसेंटेज है, उसका पार्ट 1 पढ़ना, जो वहाँ पर करवा रखे इस प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज़ में। ठीक है, उसका पार्ट 1, और उसी के साथ साथ फिर अगला पार्ट 2 पे मत पहुँचना कभी भी। फिर उसका रेशो का पार्ट 1 पढ़ना। किसका पार्ट 1? रेशो का। और जब ये दोनों पार्ट 1 पढ़ लोगे तो ये समझ लो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 पार्ट में 2 घंटे में आपकी पूरी मैथ खत्म है। इसी के बेस पर सारी कहानी हमारी चलेगी और आगे सभी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को लगा देते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन लूँगा मैं, सर एक बार लगाइए, सबसे पहला क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओके निमेश, और एक बात और देखिए, आप क्वेश्चन करो जब तक। ये देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में थोड़े दिन पहले कुछ चीज़ें बताई थी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, मैं चेक करूंगा कि हाँ आप चीज़ें दो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है, आप उस वक्त पढ़ते भी हो, ये भी अच्छी बात है, आप रिवाइज करते हो नहीं करते। तो ये क्वेश्चन देखता हूँ कितनी जल्दी से जल्दी आप आंसर दे पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आंसर, सिर्फ ये आंसर निकालना एक अलग मतलब होता है, जल्दी से जल्दी सही आंसर देना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और एक बात और, चलो इस क्वेश्चन पर आ ही जाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि, और हाँ एक बात और आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी सी आई। ऐसा है कि कुछ बच्चे UPSI के लिए हैं, फिर बीच में कोई बात नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, अभी बोल देता हूँ। कह रहे हैं सर UPSI के लिए बताओ, तो UPSI के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे 6 दिन है, अगर इस तरह से सोचूँ कि डेली UPSI पढ़ाऊँ, तब भी बहुत सारे बच्चे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है।
तो वैसे देखा जाए तो जो ये क्लासेस करा रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सभी मतलब सभी सिलेबस का मतलब पूरा इसके अंदर मैथ स्पेशल टाइप से रहता है कि सभी का सभी आपका कवर हो जाएगा। बट फिर भी ऐसा करूँगा 6 दिन में से आगे जाके सीजीएल भी आएगा, कुछ सीजीएल आएगा, कुछ बच्चे सीजीएल ही करेंगे, कुछ यूपीएस आएगी, तो दो दिन का पेयर बनाकर 3-4 क्लासेस का वो बना दूंगा जिसके अंदर आपके हर एक लेवल तक की तैयारी कराता रहूँगा। तो देखिए जल्दी से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। फिर उसमें एक बात और क्या रखी है, क्या कह रखा है कि इसके इस वाले वर्टेक्स से इस वाली साइड पर एक एल्टीट्यूड डाला हुआ है, एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है? 8। इतनी सी बात हमें गिवन है। और साथ में हमें क्या गिवन है कि इसका जो पेरीमीटर है, सबसे पहले एक बात बताइए पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड्स हैं, उनका टोटल वो कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। वैसे इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ी बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, वो देख लेते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आप 2 ऐसे ट्रिपलेट सोचो जिसके अंदर 8 आता हो, तो आपको 2 ऐसे ट्रिपलेट दिखेंगे। एक जो मैंने आपको लिखवाया हुआ 6, 8, 10, और हमें पता है ये एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इस वाले इस छोटे से ट्राइंगल में अगर आप देख रहे होंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिपलेट लगेगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ओके, यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर जो पेरीमीटर है क्या है? वो 64 सेंटीमीटर। ठीक है, वो इंग्लिश वो शायद मुझे गलती से एकदम देखने में थोड़ी गलती हुई। ठीक है, तो चलो इस पे आ जाइए, उसका ऐसा देख लेंगे अभी। तो देखिए, तो हमें पता है कि हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स हैं, एक है 6, 8, और ये होगी हमारी 6। अगर ये बिल्कुल सही, मतलब अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो हमने वैल्यू मानी है वो बिल्कुल सही है या गलत। तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसे देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये कैसे एकदम ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आप एक चीज़ देखिए, अभी हमें पता है ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जैसे डलेगा सामने वाले पॉइंट से, तो इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि हमारे पास ये 6 आ गया है तो ये भी 6 होगा। और हमें पता है ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 10 और 10 20, 6 और 6 12, 20 और 12 32। और जबकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है इसका परिमाप कितना है? 64 सेंटीमीटर। यानी कि हमने ये वाली सीरीज गलत ली है, 6, 8, 10। तो हम अब दूसरी वाली सीरीज ट्राई करेंगे, शायद ये वाली सीरीज रही हो 8, 15, 17। तो 17 90 के सामने वाली, 8 तो ये है ही, बचेगा ये 15। क्या ये सही है कि नहीं सही है? तो चेक कर लेते हैं। ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा, और हमें पता है ये 17 है तो ये भी कितना होगा? 17। 17 और 17 34, 34, 15 और 15 30, 30 और 34 कितना हो गया? 64। यानी कि ये बिल्कुल सही है। इन वैल्यूज़ को मानने से पेरीमीटर भी इस टाइम 64 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें पता है इस कंडीशन में जो आंसर होता है वो इसका और इसका मल्टीप्लाई 15 × 8 यानी कि 120 हमारा क्या हो जाए? डायरेक्ट आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बताया था मैंने, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हमारा आंसर होता है, और हमारा आंसर आ चुका है 120। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो और जल्दी से मतलब और अलग तरीके से समझ लो। तो ऐसा कर लो, चलो ये बात तो आप सभी को पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस। अगर मैं इस वाली साइड को बेस मान रहा हूँ, 15 और 15 30, तो इस पर इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, यहाँ से बना हुआ जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कितनी है? 8। इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट यानी कि इसके ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डला हुआ है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 8। काट लो 2 से 30 को 15, 15 × 120, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए सर। नेक्स्ट पहले तीसरा लगाना, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई, किसी को डाउट?
कंफ्यूज हो गए? देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है दो ये चीज़ मैंने सीधी डायरेक्ट, मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन लेने चाहिए थे इसके ऊपर, बट मैंने डायरेक्ट इसलिए कराया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद पहला नहीं तीसरा लगा दीजिए, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मैंने पहले बता दी, शायद आपको समझ आ चुका होगा, या फिर एक बार हटा दीजिए। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार ध्यान से सुनना। देखिए अगर कहीं पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए, एक समकोण त्रिभुज, तो आप समझ लेना यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा। ट्रिपलेट यानी कि मैंने आपको बता रखा है, शायद कोई बच्चा नया हो, शायद वही ना समझ पा रहा हो इस क्वेश्चन को, नहीं तो ट्रिपलेट्स होते हैं 6, 8, 10, 8, 15, 17, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, मैं ट्रिपलेट की सीरीज ही बताऊंगा आपको 1-2 दिन में पूरी, फिर उसके बाद आप इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए हाँ तीसरा क्वेश्चन ला दिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कुछ दिन पहले कराया था, तो जल्दी से मैं जानना चाहूँगा कि आप सब में से किसको, और ये क्वेश्चन इसलिए भी ले आया कि इस तरह का ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया, ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हुआ। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और हाँ एक चीज़ और, जब मैं सीजीएल 2 दिन मैंने क्या सोचा, यूपीएसआई कराऊंगा 2 दिन, ठीक है, जब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, और 2 दिन कराऊंगा सीजीएल के लिए। तो करूंगा क्या, जो ये 2 दिन होंगे यूपीएसआई वाले, इसके अंदर 2 दिन वाले बैच में आपको अर्थमेटिक लेकर चलूँगा पूरा, और अरिथमेटिक का लेवल एक अच्छे लेवल पर पूरे ढंग से, मतलब 0 से लेके हाई लेवल तक। और इसी तरह से जो सीजीएल वाला बैच होगा, इसके अंदर सिर्फ एडवांस लूँगा। क्या पढ़ाऊँगा, सिर्फ एडवांस, समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपकी एडवांस मैथ चलेगी, और ये एडवांस मैथ भी आपकी 0 से लेकर हाई लेवल तक रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिससे होगा क्या, यहाँ पे एडवांस चलेगी, यहाँ पर आपको अरिथमेटिक, ये भी पूरे हाई लेवल तक, यही पूरा हाई लेवल तक, जिससे आपकी पूरी मैथ कवर हो जाएगी, और आपका सीजीएल की प्रिपरेशन हो जाएगी, यूपीएसआई की, और साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा जैसे और भी एग्जाम जो होते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे वगैरह, इन सब की तैयारी होती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन लगा दिया ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सब बस आ गया आंसर बहुत से बच्चों को। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, और अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर ये हुआ कैसे, तो मैंने आज से 4 दिन पहले इसका पूरा मेथड करवाया था कंसेप्ट के साथ, तो अब बार तो कंसेप्ट बताऊंगा नहीं उसी चीज़ के, हाँ मैं ये बताऊंगा कैसे सीधा ट्रिक पर आ जाता हूँ। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, कैसा क्वेश्चन, जैसा इसमें दे रखा a² + b² + c² = 2a - b इक्वस टू x² + y² + z² है, सॉरी इसको थोड़ा सा ना बोर्ड को बड़ा कर दो हल्का सा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² + y² + z² = 2x + z - 1, ठीक है, ये दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है x³ + y³ + z³। तो जो बच्चे, अगर जिन्होंने मेरी पूरी क्लास देखी हो जिसमें मैंने इन चीज़ों को समझाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में x + z दे रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको करना क्या है, वैसे अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो आप देखोगे इधर क्या क्या लिखा है, x और z लिखा है, लिखा ही नहीं लिखा। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट आंसर देने के लिए x के साथ क्या लिखा है, x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 1। z के साथ भी 1 लिखा है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पर y के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ y है ही नहीं, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी, 0। और यही वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है। तो यही वाली बात मैंने आपको समझाई थी। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, 1 का क्यूब 1 होता है, y की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है, 0 का क्यूब 0, z की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, 1 का क्यूब 1, 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ये बात सभी को याद होगी, किसी को डाउट? हाँ भाई, अब ये भी शुरुआत में क्लास में बताया तो है कि परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चन बना रहा था तो टाइम लग गया, वो कल क्लास होगी, ठीक है। अब शुरुआत में बोल तो दिया, शायद आप थोड़े से लेट आए होंगे जो बच्चे ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। अब किसी को फिर भी डाउट हो तो इस बात को इस तरह से समझ लेना कि ये हुआ कैसे था।
पूरा तो वे नहीं बता रहा अभी, क्योंकि मैंने क्लास में पहले बता दिया था। पूरा कंसेप्ट बताने में इसका बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा। बस इतना सा समझिए कि जब हम इसको अंदर इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2x + 2z - 2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x + z - 2, ठीक है। और ये x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे जब हम यहाँ पर x और z, ये y तो है ही नहीं, इसीलिए y की वैल्यू 0 होती है, और x के साथ जो भी लिखा है 1 तो x की वैल्यू 1, और z के साथ जो भी लिखा था z की वैल्यू 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हुआ कैसे, ऐसा कैसे आया? हाँ भाई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। किसी बच्चे को ये तो नहीं है कि कंसेप्ट से ही बताओ, क्योंकि कंसेप्ट से ये चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। इसका पूरा वे कि ऐसा ही क्यों होता है। जैसा कि एक अगला क्वेश्चन ले लो, सेकंड क्वेश्चन ला दीजिए एक बार, और थोड़ा सा ब्लैक सा कर दो, ये हल्का साफ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अभी ये क्या है, एक टेस्ट की तरह ले रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें पूरे कंसेप्ट पे जाओ। जल्दी जल्दी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद जब पूरा बैच चलाऊंगा वहाँ पर चीज़ों को बताऊंगा उनके कंसेप्ट के साथ भी, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड में ले लेते हैं थोड़े से, क्योंकि फिर तो हम बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे तो। a² b² c², क्वेश्चन क्या करा है 2a - b - c - 3, और वैल्यू उसने पूछे a + b + c की। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो a के साथ क्या है, a के साथ अगर यहाँ पर दो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसे इस तरह से लिखा हुआ, a के साथ क्या है 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b के साथ क्या लिखा हुआ है -1, तो b की वैल्यू -1। c के साथ क्या लिखा है -1, तो c की वैल्यू -1। -1 + 1 कट के आंसर क्या आ जाएगा -1। और क्यों हो रहा है ऐसा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज से, अगर आप 3-4 दिन पीछे की क्लास देखोगे तो पूरे कंसेप्ट से चीज़ें बताई थी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 4th क्वेश्चन। अब जल्दी से आप, इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे क्या कहना चाहता है। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि a² b² c² = 2a - b - c - 3। तो हमें पता है, अगर हमसे पूछा गया a + b + c, तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, a के साथ क्या लिखा है 1। तो ये फिर से यही क्वेश्चन आ गया क्या, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यार ये। इसको 4th के बाद 5th लगाओ, 5th क्वेश्चन लगा दीजिए, सेम क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जल्दी से। तो 5th क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कहना चाहता है। 5th क्वेश्चन से पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन हटा दीजिए। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ 5th क्वेश्चन से पहले, कि अगर किसी को याद हो तो जल्दी से बताना। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और इसके सामने वाला एंगल ये वाला 45 डिग्री का हो, तो ये वाली साइड अगर 1 है और ये 1 है, तो ये हमेशा कितनी आती थी √2। ये वाली बात मैंने आपको बताई होगी, बताई थी नहीं बताई थी, हाइट एंड डिस्टेंस में बता रखी है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ी जिसने हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो अब दोबारा से सभी चीज़ें कराऊंगा तो शायद आप दोबारा से सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो मैंने क्या बताया था, ये 1 होता है तो ये 1 होता है तो ये √2 होता है, ये बात बताई थी नहीं बताई थी। और पहली बात एक चीज़ और देखो, ये 90 डिग्री है और हमें पता है इन तीनों का टोटल कितना होता है 180, 180 होता है, तो ये 90 है और ये 45 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये भी 45 ही होगा, तभी तो तीनों टोटल 180 बनेगा, इसीलिए दोनों बराबर हैं। और ये क्या आ गया √2। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, क्यों होता है ये भी बता रखा था। अब एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे छोटी सी बात बताइए। अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि आप सभी को पता होगा क्या होता है वर्ग, और मैं आपसे ये बोल दूं कि इसके विकर्ण की लेंथ बताओ। अगर इसकी एक साइड a है, अगर इसकी एक साइड a ना लेकर मैं कहूँ, सबसे पहले बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होता है। अगर ये स्क्वायर है तो आप कहोगे सर ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और हमें पता है इसकी ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये भी एक है ये भी एक है। अगर ये एक है ये एक है तो ये कितनी होगी √2। क्यों, हमें पता है ये 90 डिग्री और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये वाला एंगल 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का। यहाँ से 1 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा √2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और दूसरे तरीके से अगर समझना चाहो तो आप ये समझ सकते हो, अगर इसकी साइड ये ए ले लूँ मैं, तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल जो होता है क्या होता है, अगर उसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल होता है a√2। और यहाँ से अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तब भी इनका रेशो क्या आएगा, 1 और √2। तो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसका रेशो समझ सकते हो। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी को इस चीज़ में डाउट तो नहीं है, या फिर अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें देखनी है तो 1-2 दिन रुक जाओ, आपको मतलब संडे को इस बार मैं आपका शेड्यूल बता दूंगा, टाइम टेबल, कि किस दिन कौन सी क्लास हम चलाया करेंगे। कि मतलब 2 दिन सीजीएल तो उसमें एडवांस चलाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हुए लेवल अप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेशो बताओ किसका, एक स्क्वायर की बात की गई है, और साथ ही साथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया का रेशो बताना है। किस किस के एरिया का रेशो, पहले बताइए, अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, है ना, और स्क्वायर के अंदर ये मैंने खींच दिया एक डायगोनल, अगर मैंने कहा स्क्वायर की ये वाली साइड 1 है तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायगोनल √2 आ जाएगा। ये वाली बात अब ये भी समझाई है मैंने। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, हमें पता है अगर इसकी साइड ए होती है तो इसकी साइड ये क्या होती है, a√2 होती ही नहीं होती। मतलब डायगोनल कितना होता है, अगर किसी भी स्क्वायर की साइड ए है तो इसका डायगोनल विकर्ण क्या होता है, a√2। अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड 8 है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 8√2। अगर इसकी साइड 12 है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 12√2। इसकी साइड 11 है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 11√2। यानी सिर्फ √2 की मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ इसकी साइड 1 है तो 1 × √2 यानी कि इसका डायगोनल हो जाए √2। अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का सिंपल सा एरिया होता है इसकी साइड का स्क्वायर। अगर सिर्फ मैं इस वाले स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो वो कितना हुआ, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इस वाले एरिया, इसके मतलब इस वाले स्क्वायर का एरिया आ गया 1। और अगर मैं ये बात करता हूं कि इसकी डायगोनल, सबसे पहले तो इसकी डायगोनल है कितनी, √2। तो इसके डायगोनल पर भी अगर एक स्क्वायर बना दिया जाएगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो मैं इसको अगर मिटा दूँ तो इसकी साइड हो गई √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो ये पूछ रहा है कि पहले वाले स्क्वायर का एरिया 1 और उसी के डायगोनल पर बने हुए स्क्वायर का एरिया 2, तो ये 1:2 आंसर आ गया। किसी को डाउट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर 6th क्वेश्चन पर आने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखना। वैसे मुझे लगता है आप सभी को पता भी हो, अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। जो ये स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, अगर इसके पेरीमीटर की बात आ जाए तो पेरीमीटर जैसे ही शब्द आए परिमाप, तो तभी आप ये बात समझ लेना कि परिमाप यानी कि इन सभी साइड्स का, इन सभी भुजाओं का योग, इन सभी साइड्स की लेंथ का टोटल। अगर मैं कहूँ इसकी साइड ये ए है और ये क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और अगर मैं इन सभी चारों को जोड़ रहा हूँ, अगर मैं इन सभी का पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, यानी कि इन सभी चारों को जोड़ना पड़ेगा। और जब चारों को जोड़ रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4a, a + a + a + a 4a। तो हमें ये पता लग चुका है ये इसका पेरीमीटर। अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हमें सीधा का सीधा ये दे दिया जाए कि इसकी एक साइड 4 है, तो आप इसका पेरीमीटर तो आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या कहोगे, अगर इसकी एक साइड 4 है तो चारों साइडें इसकी 4 4 4 होंगी, यानी कि 4 को 4 बार जोड़ने से बढ़िया 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 16। बट अगर कहीं पर ऐसे दे दिया जाए कि ये जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, इसका पेरीमीटर 16 है, तो इसकी एक साइड बताओ, तो आपको ये बात पता है कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं, यानी कि इस 16 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, और जब बांटेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इसकी हर एक साइड कितनी आ चुकी होगी, 4 4 4। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए हम 1 सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। आपको बस ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट मैंने आपको बहुत बार याद करा चुका हूँ। कैसे कैसे मैंने एक ट्रिपलेट आपको ये बताया हुआ 6 8 10 फिर से बताया हूँ। इसी तरह से एक ट्रिपलेट 5 12 13 बताया था, और 8 15 17, इस तरह से मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स बता रखे थे, ठीक है। और एक क्लास आपकी ट्रिपलेट्स के ऊपर ले भी लूँगा, और जितने भी उस पर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें करा लेंगे। तो देखिए अब देखते हैं
कि इन क्वेश्चंस को हम विद इन सेकंड शायद ही 3 से 4 सेकंड में कैसे कर पाएंगे। पहले इसे पूरे वे से करेंगे, कंसेप्ट से करके देखते हैं कि अगर पूरे वे से कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर उसके बाद इसे करेंगे हम ट्रिक से। अगर पूरे वे से कहते हैं तो क्वेश्चन क्या रहा है कि एक स्क्वायर है, ये बना दिया, इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। एक दूसरा स्क्वायर, इसमें इंक डाल दीजिए सर। देखिए इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर है। और मैं कंसेप्ट से इसे पूरे वे से इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे यही पूछ ले कि ये बताओ कि ये हुआ कैसे। अभी ट्रिक से तो मैं बताऊंगा इसके बाद कि कैसे सिर्फ देखते ही आंसर दोगे, बट उससे पहले हमें चीज़ों को पता होना चाहिए ये इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि जितना एरिया इस वाले स्क्वायर का होगा और जितना एरिया इसका, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया स्क्वायर बनेगा और उसका स्क्वायर का जो एरिया है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले तो मुझे इन दोनों का क्षेत्रफल एरिया निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इनकी साइड चाहिए। और साइड निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में ये परिमाप दे रखा है पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, मुझे पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर हैं। अगर ये चारों साइड्स बराबर हैं तो 24 सेंटीमीटर को 4 भागों में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। यहाँ से मुझे एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ से ये पता लग चुका है कि अगर इस वाले स्क्वायर का, इस वाले वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह से अगर मैं इस वाले वर्ग की बात करता हूँ और इसे मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया होता है अगर इसकी एक साइड 6 है तो इसी का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो इसका एरिया 36 आ चुका है। इसका एरिया अब तो आपको पता ही लग चुका है एरिया क्या होता है, जो साइड होती है उसी का स्क्वायर यानी कि 64 इसका एरिया आ गया। अगर इसका 36 है, इसका 64 है, 36 प्लस 64 यानी कि 100। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर है, तीसरे बराबर, तो इसका एरिया कितना आ गया 100। अब आप एक बार बताइए ये 64 बना कैसे? जब हमने 6 का क्या करा, सॉरी 8 का क्या करा स्क्वायर, तभी तो 64 आया। और ये 36 कैसे आया? जब 6 का स्क्वायर करा। अगर मैं यहाँ 64 से 8 पर दोबारा जाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि अगर स्क्वायर की बात हो रही है और उसका एरिया पता है और उसकी साइड चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरिया का रूट। और जब 100 का रूट करेंगे तो 100 अंडर रूट 100 क्या होता है 10। यहाँ से इस स्क्वायर की एक साइड आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि स्क्वायर की एक साइड बताओ जो तीसरा स्क्वायर है, ये पूछा गया है उस तीसरे स्क्वायर का परिमाप बताइए, पेरीमीटर। और अगर इस तीसरे स्क्वायर के पेरीमीटर की बात की जाए, हमें एक साइड पता है 10 और हमें पता है चारों साइडें आपस में बराबर है, यानी सभी 10 10 10 हैं। 10 10 10 को 4 बार जोड़ने जाए, 10 के साथ अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे करें। तो अगर इसी चीज़ को हम विद इन सेकेंड में करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? बस इसके बाद शायद आगे जितने भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड लोगे और आंसर दे पाओगे। बट जो चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रिपलेट ध्यान रखना। कौन से 6 8 10, और एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, और एक होता है 5 12 13। इस पूरी सीरीज़ को हमेशा याद रखना। अब आपको करना क्या है, एक सेकंड रुकिए। अब आपको करना क्या है, आप ये देखिए पहले वाले का पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरे वाले का पेरीमीटर निकालना है, यही तो बात है। तो बस आप ये करिए, अगर इसकी एक साइड चाहिए पहले वाले स्क्वायर की तो भाई 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी एक साइड 6 आ जाएगी, इसकी एक साइड 4 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगी 8। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा स्क्वायर वाला केस कि भाई 2 स्क्वायर हैं और उन दोनों के जो एरिया है उनके टोटल एरिया के बराबर एक तीसरे स्क्वायर है, तो जब भी ऐसा वाला केस आएगा तो हमेशा ये बात याद रखना, इनके बीच में ट्रिपलेट लगेगा। यानी कि इसकी एक साइड 6 है, इसकी एक साइड 8 है, तो तीसरे वाले की साइड कितनी होगी, तो ये वाला ट्रिपलेट देख लीजिए 6 8 10। अगर हमारे पास 6 और 8 है तो यानी कि ये वाला ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है। और तीसरा वाला जो सबसे बड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी साइड कितनी हो जाएगी 10। अगर तीसरे वाले की साइड एक 10 सेंटीमीटर हमारे पास डायरेक्ट आ गई है
तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कैसे, हमें पता है एक साइड 10 है स्क्वायर की, तो चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि उस स्क्वायर का एरिया कितना रहा होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ भाई होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी इन पर फोकस करना, ठीक है। तो उसका एरिया आ जाए 40 सेंटीमीटर। अगर इसी तरह से मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, 7वें क्वेश्चन की, तो जल्दी से आंसर बताना है 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो 7वां क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी बात आ जाए कि 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 2 स्क्वायर दे रखे हैं और उन दोनों का जो एरिया है, उन दोनों के एरिया को जब टोटल करेंगे तो उन दोनों का जो एरिया का टोटल होगा वो तीसरे वाले स्क्वायर के एरिया के टोटल के बराबर होगा। उन दोनों का जो क्षेत्रफलों का योग है वो तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, पहले वाले का पेरीमीटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 32 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 60 सेंटीमीटर। अगर मैं पहले वाले की एक साइड निकालना चाहूँ तो मुझे पता है 32 सेंटीमीटर, उसकी चारों साइड्स का टोटल, अगर चारों साइड्स का टोटल 32 है तो एक साइड कितनी आ जाएगी, तो 4 पार्ट्स में जब 32 को तोड़ेंगे तो एक साइड आ जाएगी 8। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं एक साइड निकालना चाहूँ तो 4 से डिवाइड करूँगा तो दूसरे वाले की एक साइड आ गई 15, और मुझे चाहिए सबसे बड़े वाले की एक साइड। तो मुझे पता है सबसे पहली बात तो ट्रिपलेट लगेगा, 8 15 कौन से वाला है, 8 15 17, यानी कि तीसरी साइड 17 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर होगा उसकी साइड कितनी होगी, 17। अगर उसकी एक साइड 17 है तो पेरीमीटर यानी कि उसकी सभी साइड्स का टोटल, तो सभी साइड 17 17 होंगी, तो सीधा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। आ गया होगा आप सभी का आंसर। इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन की 8 तो 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसी तरह से अगर उसे भी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही हम देखेंगे, पहले वाले का 20 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, दूसरे वाले का 48 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाले का कितना पेरीमीटर है, तीसरे वाले का तो हमें पता ही नहीं है, तीसरे वाले का हमें पेरीमीटर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड, तो 4 से किस पे आएगा, 5 पर, इससे भी 4 से डिवाइड तो 4 से किस पर जाएगा, 12 पर, ठीक है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ट्रिपलेट की मैंने कही ट्रिपलेट लगेगा तो 5 12 13, या ये 13, ये है क्या, ये इस वाले सबसे पहले स्क्वायर की एक साइड, ये दूसरे वाले स्क्वायर की साइड, तो ये आ गया हमारा 13, यानी कि ये वाला ट्रिपलेट 5 12 13, ये तीसरे वाले स्क्वायर की साइड आ चुकी है। अगर उसकी एक साइड 13 है तो चारों साइड्स का टोटल परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, और वो कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस किसका आ गया, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सब बात सभी का आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ और मैं देखता हूँ 9th क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही देगा, और इसको एक बार पूरे वे से करके देखना, तो आपको इसमें एक चीज़ पता लगी, इसे पढ़ लो पहले। ये और सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, 9th क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। ये उन सभी जो जितने भी अभी तक क्वेश्चन करें उनसे थोड़ा सा अलग है, तो एक बार जल्दी से कर लीजिए। थोड़ा पानी पी लो अब तक मैं। देखिए 9th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का एक एग्जाम था, वहीं मुझे एक क्वेश्चन दिखा, इसीलिए मैंने ये वाली सीरीज जो पहले क्वेश्चन कराए हैं, कहीं ना कहीं पहले भी कराए हैं, बट ये सीरीज इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ही दोबारा से कराई है मैंने, कि ये क्वेश्चन नया सा दिखा मुझे। नया तो क्या है, तो यही, बट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। ये 6 8 10 याद रखना आप, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अभी तक क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो दोनों वर्ग हैं उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल था, उन दोनों के एरिया के टोटल के बराबर तीसरे वाले का एरिया था। बट यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई है। तो अगर हम ट्रिपलेट वाले कंसेप्ट से चल रहे हैं तो हमें मतलब ही नहीं है कि डिफरेंस की बात कर रहा है या टोटल की, हमें किससे मतलब है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक है जिसका 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, अगर इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, 10 पर। तो सबसे पहले वाले की आ गई एक साइड 10, दूसरे वाले की 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले की एक साइड आ गई 8। अगर ट्रिपलेट देखा जाए तो एक साइड 8 और 10, तो तीसरी साइड जो मिसिंग है वो है 6। यही वाला ट्रिपलेट यहाँ पे दिख रहा है 6 8 10। अगर 6 8 10 वाला ट्रिपलेट है तो यहाँ से मैं पता लगा, अगर 6 मिसिंग है यानी कि ये 6
जिस तीसरे वाले की पेरीमीटर की बात हो रही है उसकी क्या है, एक साइड। ठीक है, यही तो हो रहा है। ठीक है, 6 8 10 आ गया, ट्रिपलेट आ गया, तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। ट्रिपलेट का फ़ायदा ये है। ठीक है, तो हम सीधा इसके साथ क्या करेंगे, अगर हमारे को उसकी तीसरे वाले की एक साइड 6 पता लग चुकी है तो इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये वो केस है जब हमने ट्रिपलेट का यूज़ करा। ट्रिपलेट का नहीं करते तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। अभी आपको लग रहा हो यार हमने तो इस साइड में दे दिया, हम तो नहीं हुए कंफ्यूज, बट ये मैंने इस तरह से वे में सारे क्वेश्चंस लिए हैं तो आप नहीं हुए हो। बट अगर ये क्वेश्चन पहली बार दिखता तो आप थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो सकते थे। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन, जो कि इन सभी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो जल्दी से देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, जब 2 स्क्वायर के बाद तीसरे स्क्वायर की बात हो तब इस कंसेप्ट का यूज़ होगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स के अंदर 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है, बट अगर ट्रिपलेट जैसे ही उससे ज़्यादा चले आएंगे, जैसा कि 10वां क्वेश्चन है, तब आपको पूरे वे से ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो 10वें क्वेश्चन पर आ जाइए। तो हाँ भाई, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 10वां क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों से सबसे अलग है। अलग तो क्या है, मतलब कि इसमें पूरे वे से ही जाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें 5 स्क्वायर की बात करी है और उन 5 स्क्वायर का जो एरिया है उनको जब सभी को जोड़ रहे होंगे तो वो जो टोटल होगा वो किसी एक छठे स्क्वायर, छठे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि इन सभी का छोटे छोटे 5 स्क्वायरों का जो एरिया है वो है कितना। और अगर स्क्वायर का मुझे एरिया चाहिए, किसी भी वर्ग किसी भी स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसकी एक साइड पता होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, जैसे मुझे ये पता लग जाए इस वाले स्क्वायर की एक साइड 8 है तो एरिया क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अगर मुझे पता लग जाए कि ये एक वर्ग है, इसकी एक साइड 10 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। पर सबसे पहले तो मुझे इसकी साइड पता होनी चाहिए ना। तो साइड पता होने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या हम वहाँ से साइड निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 5 स्क्वायर है, एक का पेरीमीटर 24 है, एक का 32, एक का 40, एक का 76, एक का 80। अगर पहले वाले का पेरीमीटर 24 यानी कि चारों साइड्स का टोटल 24 है, अगर मैं उसकी एक साइड निकालना चाहूँ तो चारों बराबर होती हैं, तो 4 भागों में 24 को बांटूंगा, एक साइड 6 आ गई, इसकी एक साइड निकालूंगा तो इसकी एक साइड 8 आ गई, इसकी एक साइड 10, इसकी एक साइड 19, इसकी एक साइड 20। अगर मुझे इनकी एक एक साइड पता लग चुकी है तो एरिया बता सकता हूँ। तो पहले वाले का एरिया 6 का स्क्वायर 36, इसका 8 का स्क्वायर 64, इसका 10 का स्क्वायर 100, इसका 19 का 361 और 20 का स्क्वायर 400। अब इन सभी को जब जोड़ूंगा तो ये सभी का टोटल कितना बन जाएगा, ये 100, 100, 200, 200 और 400, 600, 600 और 361, 961। तो 961 तो ये आ गया किसका, इन सभी का टोटल। छठे वाला जो वर्ग है, छठे वाला स्क्वायर जो है उसके एरिया के बराबर है, यानी कि उसका एरिया 961 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 961 है और उसकी मुझे एक साइड चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, उसकी एक साइड के लिए इसका क्या कर दूंगा, रूट। और 961 का रूट कितना होता है, 31। तो मुझे उसकी एक साइड 31 सेंटीमीटर पता लग चुकी है। और मुझे ये पता है कि कोई भी स्क्वायर हो, कैसा भी स्क्वायर हो, अगर उसकी एक साइड हमें पता है तो उसकी चारों साइडें आपस में हमेशा बराबर होंगी। स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी होती है। और उसकी एक साइड 31 है तो चारों 31 होंगी। तो पेरीमीटर यानी कि उन सभी चारों का जोड़ पूछा है, तो 31 के साथ 4 की गुणा तो कितना आ जाएगा, 124 ही आ गया आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, 124 आंसर आ जाए, लाजवाब, गजब। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले आप खुद करिए कॉपी पेन लेकर, ठीक है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, थोड़ा बहुत इसे पढ़ोगे समझोगे तो चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको मैं मिटा देता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि PQRS एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और उस स्क्वायर की एक साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं बार बार 3-4 चीज़ें इसमें बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक बार याद रख लेना इस चीज़ को। और हमेशा याद रखना
जब भी हम बात करते हैं एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की जिसमें एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक मतलब एक कोण तो 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, बट अगर उसका ये कोण 45 डिग्री का है तो उसकी जो साइड्स का रेशो होगा हमेशा 1/√2। ऐसा ट्राइंगल कि जिसका ये वाला मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहली बात जिसका मतलब क्या है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का है, और साथ में अगर ये सामने वाला एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा तो हमें पता है ये 45 का है तो ये 45 का, तो इनकी साइड्स का जो रेशो होगा हमेशा इस कंडीशन में 1/√2 होता है। ये वाली बात याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में ये बात पढ़ाई है, बट फिर भी बता देता हूँ मैं बार बार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई बच्चा यहाँ पर नया तो नहीं है। और ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पर अभी फिर से दोबारा से सीजीएल वाला बैच स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आए कह रहा है PQRS इज अ स्क्वायर विद साइड 10 सेंटीमीटर। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, जल्दी से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। PQRS एक स्क्वायर है जिसके अंदर उसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। फिर उसने ये कह रखा है कि उनकी साइडों पर A, B, C, D, PQ पर A, QR पर B, इस तरह से चारों साइडों पर क्या डाल रखे हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करते हैं, किसी भी साइड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो ये A पॉइंट है, अगर इसकी लेंथ पूरी 10 है तो इसे दो हिस्सों में बांट दे, यानी कि ये 5 और यही 5। इसी तरह से अगर इसकी लेंथ 10 होती तो यही 5 यही 5, इस तरह से बांट रहा होता। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इन चारों को इस तरह से मिला दिया जाए तो जो ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है कि इसकी सभी भुजाओं का जोड़, इसकी सभी साइड्स का टोटल। वो कब निकाल सकते हैं, जब हमें इसकी एक साइड पता लग जाए। अब अगर हमें ये पता है कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये 5 है, ये 5 है, और हमें पता है स्क्वायर के ये वाले चारों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अगर आप देखेंगे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। 180 में से 90 तो यही लिखे बैठा है, बचा हुआ 90 वो इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का। और अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई ऐसी फिगर है जिसके अंदर 90 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री, तो उनका रेशो होता है 1/√2। तो इसी तरह से अगर ये 5 है तो ये 5 1 से 5 गुना ज़्यादा, ये भी 5 1 से 5 गुना ज़्यादा, तो ये भी 5√2। तो यहाँ से अगर इस स्क्वायर की बात की जाए तो इसकी एक साइड 5√2 आ चुकी है, और चारों साइडों का टोटल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20√2। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या कहना चाहता है। 12th में लगाओ, अभी उससे पहले 13th लगा दीजिए। तो 13th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या हुआ। और आज कौन सा डे है, आज कौन सा वार है यार? तो आज है शुक्रवार। कल की क्लास के बाद संडे को मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि सभी के, जैसे किसका यूपीएसआई का है, अब सीजीएल की भी तैयारी दोबारा से बच्चे करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जीरो से लेकर सीजीएल की तैयारी को चलते हैं और बिल्कुल एंड कर देते हैं उस तैयारी का, ठीक है। तो सीजीएल का भी बनाऊंगा, ठीक है, यूपीएसआई का भी, और जो एक्स्ट्रा चल रहा है उन सभी का 2-3 दिन में, क्योंकि उनका तो बहुत सारा करा ही चुका हूँ मैं, तो उन सभी चीज़ों को भी। और ये भी बताऊँगा कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो पिछली वीडियोज़ हैं वहाँ से आपको पढ़नी है, ठीक है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़े दिन पहले भी कर रहा था, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्या पूछा गया है, पहले ये देख लूँ किस किस का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, सब बात आ तो सबका ही गया है। तो देखिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर प्लस z-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है। और उसने हमसे पूछा क्या है, वो हमसे ये पूछना चाहता है कि x का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y का स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस z का स्क्वायर अपॉन में 16
इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमसे उसने पूछा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे और अगर आपको कुछ याद आ जाए कि मैंने थोड़े दिन पहले ही इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, और वो क्या बताया था मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, वो एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है। कब? जब ये पूरा 0 हो जाए, इसी तरह से ये भी पूरा 0 हो जाए और ये भी 0, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारा क्या आ सकता है? 0। अगर मैं ये चाहूँ ये 0 बन जाए तो वो कैसे 0 बन सकता है? तो आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर माइनस में 3 है और अगर इस x की जगह मैं 3 रख दूँ तो 3 में से -3 घट जाएगा और 0 आ जाएगा, और 0 का वर्ग 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि अगर मुझे इसे 0 बनाना है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू मुझे 3 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पर मुझे 5 रखनी पड़ेगी और z की वैल्यू यहाँ पर 4। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9, y की वैल्यू हमारे पास 5 है और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर z, सिर्फ z होता तो 4 रख देते, बट 4 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा यानी कि 16। और जब इन सभी को काटूंगा तो ये 1 आएगा, ये कट के 1 और ये 1, यानी कि 1 + 1 + 1 हमारा आंसर 3 आ जाएगा। किसी को डाउट है जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ओके। व्योम गुज्जर, गोविंद, गोपी और धर्मेंद्र कुशवाहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भाई देखो ऐसा है कि देखिए फास्ट तो ऐसा है, दो ये चीज़ें तो मैंने तो पता नहीं कितनी बार पढ़ चुकी हैं। फास्ट तो मैं यूँ बहुत जल्दी करा दूंगा, पर चक्कर ये है कि फास्ट के चक्कर में आप सब में से बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो उनको चीज़ों की पकड़ हो गई है। कुछ बच्चे नए होते हैं और कुछ बच्चे कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी अलग अलग तरीके के हो। बैठे कहाँ हो आप? अपने अपने घर पे। अगर मेरी आंखों के सामने होते तो मैं क्वेश्चन कराता, तो जैसे आप दिख जाते तो मैं, आप जैसे कोई जल्दी कर देता तो मुझे दिख जाता हाँ भाई बच्चे ने कर दिया। बट फिर भी कराना तो यार ऐसे ही पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि समझ के ही चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है। पता लग रहा है? आप अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 14वां। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, आप खुद समझा करो कि हर बच्चा ज़रूरी है। ठीक है, और फिर भी ऐसा है कि या तो देखो 2 क्वेश्चन करा के 10 मिनट बात करूँ, बेटर है पढ़ाते रहो। चाहे स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल इतनी तो यार मैं रखूँगा, क्योंकि सभी बच्चों को मैं चाहता हूँ सभी को समझ आए, और धीरे धीरे जब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ भी कर दिया करूँगा। आपकी बात भी माननी ज़रूरी है, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे मुझसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है? आप सभी मुझे लगता है अभी तक तो इसका आंसर दे भी चुके होंगे, क्योंकि अभी आपको बताया है जिस तरह से, मुझे लगता है आप सभी को पता लग चुका होगा कि अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये भी हमें 0 बनाना पड़ेगा, ये भी 0 और ये भी 0। यही तो सीखा था अभी। और ये 0 कैसे बना सकते हैं? अगर जब मैं एक ही जगह यहाँ 3 रखूँगा तभी ये 0 बन पाएगा। इसी तरह से यहाँ b की जगह 4 रखना पड़ेगा और c की जगह 9। यहाँ से ये इनकी वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है? a + b + c बताइए कितना हुआ। तो a क्या है? 3 और 4 7 और 9 16। तो a + b + c कितना आ चुका है? 16। और जब ये बाहर आएगा तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। किसको डाउट जल्दी से बताइए। और +-4 लिख लेना तीसरे वाला आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन सिर्फ 4 होता तब तो 4 होता, बट एक -4 एक +4 और एक +-4, तो +-4 वाला आंसर लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन पर। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। जल्दी से 15वें क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कहना चाहता है। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर दिए गए हैं जिनका रेशो है 1:2:3। तो हमने 4 नंबर ले लिए जिनका रेशो है 1:2:3:4। ये वो 4 नंबर हैं। उसके बाद उसने कहा है कि इन सभी का टोटल 16 है। बट देखा जाए अगर ये चारों ABCD लिख लो, चलो अगर आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये चारों नंबर क्या हैं, तो ये ABCD 4 नंबर हैं, ये रेशो में दे रखे हैं। रेशो के हिसाब से अगर टोटल किया जाए तो 3 और 3 6 और 4 10।
इन सभी का टोटल 10 हो रहा है। और उसने वैसे पूछा क्या है, तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, जो पहले वाला नंबर है और चौथे वाला नंबर है, इन दोनों का जोड़ बताइए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने लगूं, पहले और चौथे को, तो इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? 5। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, अगर वो 5 कब आंसर आता हमारा? जब इन चारों नंबर का टोटल हमारा 10 होता। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका टोटल 10 नहीं है कितना? 16। दो तरीके से इसका आंसर दे सकते थे। जब इनका टोटल 10 है तो पहले और आखिरी का टोटल जो है इस 10 का आधा, पर क्वेश्चन कह रहा है इनका टोटल 16 है, तो पहले और आखिरी का टोटल इस 16 का आधा 8 होगा। पहला तरीका ये, 8 आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, पर उसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई टोटल 10 नहीं है, 16 है। अगर 16 की जगह यहाँ पर 20 अगर होता तो आप 2 गुना करते, इसको भी 2 गुना आंसर आया था, पर ये 16 है। कितना गुना आया था इससे 16/10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा आंसर भी 5 ना होकर इससे 16/10 गुना 16/10 टाइम्स, 5 से 10 2 पर और 2 से 16 8 पर जाएगा, और 8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 16th क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, छोटा सा है, और मैं चाहूँगा कि हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो 16th क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो 16th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 16th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग एंड शूज। स्कूल बैग और शूज, इनका जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसका रेशियो दे रखा है 7:5। अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए, और मैं कह देता कि भाई आपको 7 रुपये का तो स्कूल बैग पड़ेगा और जूते पड़ेंगे 5-5 रुपये के, तो आप क्या कहते, किसी को भी कहते तो यार वो स्कूल बैग तो 2 रुपये महंगा है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल बैग 2 रुपये महंगा नहीं है, स्कूल बैग तो 200 रुपये महंगा है। इस 2 से कितना? 100 गुना, 100 टाइम्स। तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो 2 से 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो जूते हैं, शूज़ हैं, वो भी एक्चुअल में 5 के ना होकर उनसे 100 गुना ज़्यादा, एक्चुअल प्राइस उनका कितना रहेगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन, शाबाश, लाजवाब। 17th क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या कहना चाहता है। तो हम अपने 17th क्वेश्चन पर आए हैं, क्या कह रहा है? 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3 नंबर दे रखे हैं, किस किस रेशो में है? 1/2 रेशो, 2/3 रेशो, 3/4, ये तीनों नंबर हैं। तो क्वेश्चन में आगे ये कह दिया है कि हमें अंतर बताना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का अंतर तो दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि ये सभी नंबर्स होंगे क्या क्या। अब आप एक बात बताइए, इसे थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ। ये दूसरा नंबर 2/3 था और तीसरा नंबर है 3/4, इस तरह से लिख लेता हूँ। अब इस तरह से तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा छोटा और कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम करेंगे क्या, इन फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, भिन्न को ख़त्म करने के लिए, यानी कि हमें नीचे से 2, 3 और 4 अगर ख़त्म हो जाए तो हमें ये साफ साफ पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और 2, 3, 4 तभी ख़त्म हो सकता है जब हम एक ऐसी वैल्यू सोच लें जो 2 से भी पूरी तरह कटे, 3 से भी, 4 से भी, यानी कि इन तीनों का एलसीएम, और जो कि कितना आएगा? 12। तो मैं क्या करूँगा, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ, अब रेशो का रूल है 12 की वहाँ करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा 12 का मल्टीप्लाई, और 12 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। और ऐसा करने से 2 से 6 पर जाएगा, तो ये तो आ गया 6, 3 से 4 पर जाएगा, 4 की 2 में गुणा 8, और 4 से 3 पर जाएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा? 9। तो अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर के बीच का अंतर क्या है? 36। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर तो 3 है। अगर क्वेश्चन के अंदर भी सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 3 ही दे रखा होता, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता कि ये नंबर 6 ही होता, ये 8 होता और ये 9। बिल्कुल सही था। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, डिफरेंस जो है वो 3 नहीं है, वो एक्चुअल में 36 है। इस 3 से कितना? इस 3 से 12 टाइम्स, 12 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये तीनों जो नंबर हैं वो भी एक्चुअल में 6, 8 और 9 ना होकर ये अपने आप से 12 गुना ज़्यादा 72, ये अपने आप से 12 गुना ज़्यादा 96, और ये भी अपने आप से 12 गुना ज़्यादा
108 और ये आ गई इनके एक्चुअल वैल्यू। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन क्या करा है जल्दी से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी की बात की गई है, मिल्क और वाटर की, ठीक है। और कह रहा है कि अगर मिल्क और वाटर को रेशो में देखा जाए, जैसे कि अगर एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 6:5। इस रेशो का मतलब क्या है कि अगर अगर उस बर्तन के अंदर 11 लीटर का मिश्रण रहा होता, 6 और 5 11 है, तो उसमें से इस रेशो के हिसाब से 6 लीटर तो दूध होता और 5 लीटर क्या होता, पानी होता। ये रेशो ये बताना चाहता है कि अगर 11 लीटर का टोटल मिश्रण या मिक्सचर होता तो उसमें से 6 लीटर दूध और 5 लीटर पानी होता है। ये बात उसने कही है, ठीक है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताना, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो भी मिश्रण रहा है उसके अंदर ना पानी वानी मिला दिया और पानी मिलाते ही जो रेशो है वो बदल गया और वो रेशो कितना हो चुका है 2:3। अब आप एक बात मुझे ध्यान से बताना सोच समझ के, ये एक बर्तन है जिसमें 6 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, ठीक है, और इसके अंदर मैं पानी ही मिलाते रहूं, पानी तो मिला रहा हूं, तो पानी मिलाने के बाद चाहे जैसे मैं इसमें 4 लीटर पानी मिला दूं, ठीक है, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15 लीटर, तो 15 लीटर का हो गया सॉल्यूशन मिक्सचर। पर अगर देखा जाए तो उस 15 लीटर मिक्सचर में दूध अगर पूछा जाए तो दूध और पानी को अलग अलग करके देखा जाए तो दूध तो 6 का 6 ही रहेगा। दूध ना तो घटा ना बढ़ा, क्योंकि दूध जितना पहले था उतना ही बाद में है। दूध थोड़ी मिलाया सिर्फ क्या था, पानी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना दूध पहले था उतना ही अभी भी होना चाहिए था। ये 2 तो नहीं होना चाहिए था, ये तो 6 ही होना चाहिए था भाई। पहले ये रेशो था, अब जैसे ही हमने पानी मिलाया तो दूध देखो 2 हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर, और बराबर करने के लिए इसके साथ हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। भाई इन दोनों को 6 बना लेते हैं, या दोनों को 2 बनाने के लिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी 2 ये भी 2, बट यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या करा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करी, और मुझे पता है रेशो में अगर 3 की मल्टीप्लाई इधर है तो 3 की इधर, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 9। और अब अगर मैं देखूँगा तो पहले भी दूध 6 था और अभी भी दूध 6 है। तो अब एकदम कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि हाँ, कि पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध है। बट अगर देखा जाए तो पहले टोटल मिश्रण 6 और 5, अगर 11 लीटर का मिश्रण था पहले टोटल, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पहले पानी 5 था, अब पानी 9 हो गया, तो पानी मिलाया गया 4 लीटर। कब, अगर टोटल 11 लीटर मिश्रण होता तो उस कंडीशन में पानी कितना मिलाया जा रहा है, 4 लीटर। पर क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं है, टोटल है हमारा 44 लीटर का मिश्रण, 44 लीटर। इससे कितना, इससे 4 टाइम ज़्यादा, ठीक है, इससे 4 टाइम्स। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी 4 ना होकर 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा, 16 लीटर होगा। ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हमारा 16 क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, और मुझे लगता है आप सभी बहुत ही जल्दी उसका आंसर दे पाओगे, 19वां क्वेश्चन, और जल्दी से पढ़िए और कॉपी पेन लेकर और जल्दी से उसे सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की, 19वें की, तो फिर से वही बात कही गई है कि कोई बर्तन है, उसके अंदर टोटल 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर, और उनका रेशो क्या दे रखा है, 2:1। इसके अंदर पानी मिलाया गया, रेशो में तो चेंजेस आएंगे ही, पानी मिलाया तो पानी मिलाने पर जो रेशो था वो क्या हो गया, 1:2। बट ये बात सही है, रेशो में चेंज आएगा। पर ये बात देखी जाए, पहले वाले बर्तन में 2 लीटर दूध था, तो पानी मिलाने के बाद अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई ये बताओ कि दूसरे वाले जो बर्तन है अभी उसमें दूध कितना हो, तो उसमें भी तो अभी 2 ही लीटर हुआ। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ 2 की करनी पड़ेगी। यहाँ 2 की करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। तो आप देखोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध है।
पर उसके बाद अगर पानी की बात की जाए तो पानी अगर पहले 1 था तो अब पानी 4 हो चुका है, यानी कि पानी एक्चुअल में 3 लीटर मिलाया गया है। मैं देखूं कि भाई पहले वाले मिश्रण की क्वांटिटी कितनी थी, तो 2 और 1 3 लीटर, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई पहले मिक्सचर की जो क्वांटिटी थी वो 3 लीटर नहीं थी, 60 लीटर है। इससे कितने गुना था, इससे 20 गुना, 20 टाइम्स। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी एक्चुअल में 3 ना होकर जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो भी 20 गुना 20 टाइम्स ज़्यादा कितनी रही होगी, 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर पानी मिलाया गया है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। चलो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं हल्की सी, और 20 क्वेश्चन करके बताइए, इसमें हल्की सी कैलकुलेशन लगेगी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन बताइए क्या होगा, तो जल्दी से बताइए 20 क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। और सर थोड़ा सा मार्क कर दीजिए। तो 20 क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, तो जल्दी से बताइए 20 क्वेश्चन। तो अगर आप 20वां क्वेश्चन देखोगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही चीज़ है, फिर से 85 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, हमने बढ़ा दिया, जिसका रेशो कितना है 27:7। जैसा कि पहले क्वेश्चन कह रहा था, पानी मिलाया गया और रेशो कितना हो गया 3:1। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पानी मिलाया गया, इसका मतलब क्या किया, दूध पहले 27 लीटर था तो अभी भी 27 होना चाहिए। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 की, ये 27 हो चुका है, ये आ चुका है 9। तो हमने देखा कि पहले जितना दूध था अभी उतना ही दूध हो गया है, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई कि हाँ भाई दूध पहले जितना था अभी भी उतना ही है। पर अगर पानी देखा जाए तो पानी कितना मिलाया जा रहा है, 2। जब पानी 2 मिला रहे हैं, अच्छा 2 पानी मिलाया जा रहा है, बट इस हिसाब से देखा जाए तो पहले क्वांटिटी थी कितनी, पहले क्वांटिटी थी 34 लीटर। पर क्वेश्चन के साफ साफ कह रहा है कि जो पहले वाला मिक्सचर है, मिश्रण है, उसका जो टोटल क्वांटिटी है वो 34 लीटर नहीं है, 85 लीटर है। अब यहाँ पर आपको ये दिक्कत आएगी, इससे पूरा पूरा नहीं कटेगा, पर आपको ये पता है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 68, तो आप क्या करते कि ये देखते कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो मुझे 68 मिलता है। तो इसी तरह से एक्चुअल आंसर भी क्या हो जाता है, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करता और एक्चुअल आंसर 4 आ जाता। पर हमें पता है कि जो सामने वाली वैल्यू 85 है वो हमें नहीं पता लग रहा क्या मल्टीप्लाई करने पर आएगी। तो हमें पता है अगर मैं 34 के साथ 85/34 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि जब यहाँ पे एक चीज़ और देखना जल्दी से, अगर कोई बच्चा नया हो, वैसे तो पुराने बच्चों को सब पता होगा, ये 68 हमने कैसे पता लगाया था कि इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, क्योंकि हमने 68 को 34 से डिवाइड करा था। इसी तरह से जब यहाँ पर 85 होगा तो हम अगर यहाँ पता लगाना चाहें कि क्या मल्टीप्लाई करना है तो हम 85 को 34 से डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है इतनी ना होकर इससे इतने गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से एक्चुअल पानी जो मिलाया गया वो 2 ना होकर इससे 85/34 टाइम ज़्यादा है। 17 से 5 पर, 17 से 2 पर, 2 से 2 कटा, यानी कि 5 लीटर पानी मिलाया गया, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, सब बात सभी को आ गया। क्लास का टाइम है हमारा 8 बजे का, और 1 सेकंड, तो क्लास की जो टाइमिंग है हमारी 8 PM हो गई है, ठीक है। कल से एक पट्टी बनवा दूंगा जो बीच बीच में क्लास में चलता रह करेगी, जिससे आप सभी को क्लास की टाइमिंग पता लग जाए। तो बच्चों क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो है 8 PM, तो याद रखना हमारी क्लास की टाइमिंग्स डेली 8 बजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर देना सही बच्चों को। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, तो जल्दी से आ जाइए, ठीक है। तो स्पीड में करते हैं चीज़ों को, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। जल्दी से स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़े से, है ना, कि मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जल्दी से थोड़ी सी स्पीड, जिसके अंदर किस रेशो में मिल्क और वाटर, 9:4। कह रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। अगर मैं इसमें 4 लीटर पानी मिलाता हूँ तो यह रेशो क्या हो जाता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, 3:2। ध्यान रखना है मिलाया क्या जा रहा है, पानी, दूध तो नहीं मिलाया। अगर दूध नहीं मिलाया तो यानी कि अगर दूध पहले 9 लीटर था तो अभी भी 9 लीटर होना चाहिए था दूध, तो इसके साथ 9 बनाने के लिए इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, इधर भी 3 की, तो ये तो हो चुका है 9, ये हो चुका है 6। अब अगर देखा जाए तो पहले टोटल मिश्रण था कितना, 13 लीटर का। अब अगर मैं बात करूं पानी कितना मिला दिया गया है, तो पानी मिलाया कंडीशन 2 लीटर, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो पानी है एक्चुअल में मिलाया गया है कितने लीटर, 4 लीटर। इस 2 से
2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल में पहले जो मिश्रण था वो 13 का ना होगा, उससे 2 गुना ज़्यादा कितने लीटर का रहा होगा? 26 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी से करेंगे। बहुत बढ़िया सब बात, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से, देखिए रेशो वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं और बिना रेशो वाले मेथड के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में लगा दो, अगर लगा सको तो थोड़ी देर के लिए। देखिए हम दोनों वे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब दोनों वे देखिए कैसे देखते हैं। अगर ठीक है, तो हम दोनों वे से, अब तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन में। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए दोनों तरीकों से हम कैसे आंसर दे सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो अगर दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल सही वे, मतलब कि 2 तरीके हैं इसके, थोड़ा क्वेश्चन को सेट करा रहा था इसलिए थोड़ा सा वहां पर ध्यान चलेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, दोनों चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जितने ध्यान से सुनोगे उतनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक फल है, उसके अंदर 68% क्या है? पानी। कोई भी फल आप ले आओ घर पर, जब आप फल लाते हो तो होता क्या है कि वो ताज़ा होता है, ठीक है। अब कुछ दिन अगर आप उसे घर पर ऐसे ही छोड़ दोगे किसी भी फल को, तो धीरे 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 होगा क्या कि जो उसके अंदर लिक्विड पार्ट होगा वो भाप बन के हवा में उड़ जाएगा और वो सूखता जाएगा, सूखते 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 कमज़ोर सा हो जाता है, ऐसे एकदम सिकुड़ जाता है। देखा होगा आपने, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सिकुड़ सा जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। तो होगा क्या कि पहले जो फल था उसमें 68% वाटर था, कुछ दिनों बाद वो पानी जो है भाप बन के उड़ गया और वो थोड़ा सा कम हो गया, यही बात वो कह रहा है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, कोई भी फल हो उसमें से लिक्विड पार्ट जो होता है, पानी का जो हिस्सा होता है वही तो भाप में उड़ सकता है। उसका जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट जो पल्प होता है, जो उसका गूदा होता है, वो कभी भाप बन के हवा में उड़ सकता है? कभी नहीं, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। तो आप मुझे एक बार छोटी सी बात बताइए कि पहले वाले फल का टोटल वजन कितना है? 100 किलो। अगर उस फल के अंदर अगर 68% वाटर है, पानी है, तो बचा हुआ हिस्सा यानी कि 32% हिस्सा किसका रहा होगा? तो आप कहोगे सर 32% हिस्सा रहा होगा उस पल्प का जो सॉलिड पार्ट था, जिसके अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा। जितना पहला था, उस पहले जितना वजन था उसका, वो बाद में उतना ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 किलो का अगर मैं 32% निकालूं तो मुझे पता लगेगा कि पहले वाले फल का कितना वजन रहा होगा। अब ये फल सूख चुका है और इसका वजन हो गया कम, और वो नहीं पता हमें कितना हो गया है, पर हमें पता है कि जो ये सूखने के बाद जो ये नया फल जो हमारे को मिला, इस फल के अंदर पानी की मात्रा कितनी है? सिर्फ 20%। तो 20% इसके वजन के हिसाब से, यानी कि इसके वजन का 20% हिस्सा तो पानी और बचा हुआ 80% हिस्सा क्या है? इसका पल्प यानी वो सॉलिड पार्ट। तो मैंने अब ये भी आपको क्या बताया था कि जब पानी की मात्रा इसमें भरपूर थी, जितना जब पानी की मात्रा पहले ज़्यादा थी अब कम है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सॉलिड पार्ट है उस फल का, उसमें कभी अंतर नहीं आ सकता। चाहे आप 100 का 32% हिस्सा निकालोगे तो जितना ही वजन आएगा, तो ये वजन किसका आएगा? सॉलिड पार्ट का। चाहे अब जितना भी वजन बचा है उस फल का, उसका 80% हिस्सा भी हमें सॉलिड पार्ट दे रहा है। और हमें पता है सॉलिड पार्ट जो होता है, जो गूदा होता है, उसके वजन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन रख दिया। ये बात समझ गए। अब जब काटा पीटी करेंगे तो हम परसेंट से यहाँ परसेंट हटाएंगे, इस जीरो से हम इसका 1 जीरो हटा देंगे और इस 8 से इसे काटेंगे 4 पर, और 4 की 10 में मल्टीप्लाई, यानी कि आ गया 40 किलो। तो यहाँ से हम 1 मिनट में हम आंसर दे पाए, 1 सेकंड से भी कम समय में, कि जो फल है जिसका हमने वजन x माना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलो। तो आप समझिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अगर हम रेशो वाले मेथड से जा रहे होते तो उससे भी जाएगा, अगर आप चाहो तो उससे भी मैं करके बताता हूँ आपको कि रेशो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिससे कि आप औरों से और बेहतर बन पाओ। दोनों ही तरीक़ों से इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं।
तो जल्दी से बताइए क्या रेशो वाले मेथड से करें? पर रेशो वाले मेथड से करने से पहले एक बार इसका अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि जिससे कि आपके दिमाग में जब ये मेथड है तो अगला क्वेश्चन इसी मेथड से आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, पानी भाप बन के उड़ सकता है, सॉलिड पार्ट कभी भी नहीं उड़ेगा। तो हमेशा चाहे वजन मतलब पानी कितना ही सूखता जाए, जो उसका सॉलिड पार्ट होता है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, उसका सॉलिड पार्ट होता है, उसके जो पहले जितना वजन होगा बाद में उतना ही वजन रहेगा, वेट उसका हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम 23। कहना चाहता है फिर से वही कि जो पहले वाला फल का वजन है 20 किलोग्राम, तो हमने रख दिया पहले वाले फल का 20 किलो वजन है, बट इसके अंदर 96% हिस्सा वाटर का है, तो बचा हुआ 4% क्या है? पल्प, वो जो गूदा होता है। तो अगर मैं क्या करूँगा, पहले जो फल था ताज़ा उस मतलब उसके हिसाब से निकाल लूँ कि पहले जो फल है 20 किलो उसका 4% हिस्सा मुझे क्या दे रहा है? सॉलिड पार्ट। फिर उसके बाद फल सूख गया है और उसका वजन हो गया x, और अब जो है इसके अंदर फल सूखने के बाद उसके अंदर 95% पानी है, यानी इस x का 95% हिस्सा पानी का है, तो बचा हुआ 5% हिस्सा क्या है? पल्प का, गूदे का। तो मैं कह सकता हूँ इसका 5% हिस्सा क्या है? पल्प, गूदा। और मुझे पता है कि चाहे 20 का 4% निकालूँ चाहे x का 5%, हमें गूदा ही मिलेगा, सॉलिड पार्ट यानी कि पल्प, और पल्प का जो वजन है दोनों जगह बराबर होगा, इसीलिए हम यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे। अब जब काटा पीटी करें तो परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 5 से इस 20 को काटेंगे 4 पर, और 4 × 4 यानी कि 16 kg। तो हमारे को मिला ये वजन x की वैल्यू, यानी कि अब फल का वजन 16 किलो हो चुका है। इस बात में किसी को डाउट? अब देख लेते हैं अगर इसे हम रेशो वाले मेथड से कर रहे होते तो कैसे कर सकते थे, ठीक है? तो जल्दी से बताइए कि मैं बताऊं रेशो वाले मेथड से। अगर कम से कम जो आधे बच्चों का भी मैसेज आएगा तभी मैं रेशो वाले मेथड से बताऊंगा। कहीं आपको सर नहीं यही बहुत है, इसी मेथड से हम कर लेंगे, तो इसी मेथड से ठीक है। तो जल्दी से बताइए रेशो वाले से कराऊं या फिर इसी वाले मेथड से, ठीक है? तो जल्दी से आपके कमेंट आने चाहिए, और कमेंट वगैरह करा करो जब मैं पूछ रहा हूँ कि कमेंट करो। ऐसा नहीं है कि फालतू की बातें करते रहो कि सर जी ये सर जी वो। एक आंसर का कमेंट क्या करो, एक कमेंट क्या करो जब मैं कुछ चीज़ें पूछूं, मुझे पता तो लगना चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से बताइए क्या मैं इस चीज़ को दोबारा से पूरे उससे रेशो वाले मेथड से कराऊं या नहीं कराऊं? जल्दी से बताइए। बताओ जल्दी से बताइए। देखो सारे बच्चे कहोगे तब तो फ़ायदा है बताने का, आपको कहो कि नहीं सर यही मेथड बहुत है, इसी से हम सीख चुके हैं तो यही बहुत है। चलो देखिए रेशो वाला भी देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन लगा दीजिए सर आप, 22वां क्वेश्चन, ठीक है? तो 22 क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। इसको एक बार रेशो वाले मेथड से भी कर लेते हैं, सभी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि एक ताज़ा फल है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है? 68%, 68%। तो अगर मैं कहूँ कि पहले वाला जो फल था उसके अंदर वाटर और पल्प का अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ, ठीक है? और इस चीज़ को सर यहाँ पे ऊपर ही लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो उसमें अगर रेशो निकालना चाहूँ तो पहले वाले फल का चाहे कितना ही वजन रहा हो, पर हमें पता है उसके अंदर 68% क्या था? पानी। और हमें पता है किसी भी चीज़ का टोटल वजन 100% होता है, और 68% पानी था, तो 32% क्या रहा होगा? पल्प, ठीक है? मैंने क्या कहा, परसेंट से परसेंट हटा दिया, ये रेशो आ गया 68:32। वैसे और भी काट सकते हो, बट इसको काटोगे तो थोड़ा सा क्या ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब हमें पता है कि इन दोनों का जोड़ 100 बना रहा है और क्वेश्चन के अंदर भी टोटल वजन 100 किलो ही दे रखा है, तो हमारे पास यही रेशो सही रहेगी। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि पानी उड़ गया, और पानी उड़ने के बाद हुआ क्या है, उसके अंदर कहाँ गया? अच्छा यार 20% पानी बचा। 20% का मतलब क्या होता है? इसको इस तरह से देख सकते हो कि अब जो फल है उसके अंदर 20% पानी है, तो उसके अंदर जो पल्प होगा वो कितना होगा? पल्प होगा 80%। अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ, रेशो बनाऊँ इसकी, तो रेशो आएगी 2:8। तो जो ये रेशो है ये किस चीज़ की है कि पहले वाला फल था उसके अंदर पानी की और पल्प जो गूदा था उसका रेशो, और अब वाले फल के अंदर पानी और जो गूदा है उसका रेशो ये है। पर अगर जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं
पानी तो भाप बन के उड़ेगा, ठीक है, पानी कम हुआ ये हम मान सकते हैं, पर पल्प के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए थे। यानी कि पल्प अगर पहले 32 किलो का था तो अभी भी तो 32 किलो का होगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ 8 की करें तो यहाँ भी 8 की, ये 8 की मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 16। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से 4 की 8 कह रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 4 की, 8 चौक 32, ये 8। तो यहाँ से अब ये होगी है इसकी नई रेशो, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले भी पल्प 32 था अभी भी 32 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि भाई जो उसका सॉलिड पार्ट है जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। और अगर उसके पानी की बात करें तो पानी में तो कमी हुई है। अगर इसका पहले का फल का वजन देखें 100 किलो का, और अब का वजन देखें तो 8 और 32 40 किलो। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले फल सच्ची में ही 100 किलो का था, यानी कि इससे 1 गुना ज़्यादा, तो अभी भी फल का वजन 40 ना होकर 1 गुना ज़्यादा कितना रहेगा 40 किलो का ही होगा। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? तो अब का फल का वजन 40 किलो आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को, अब 23वें क्वेश्चन को इस तरीके से करके बताओ, मैं देखता हूँ। और यूँ नहीं कि वहाँ बैठे हो तो नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, सर जी को क्या पता लग रहा है, करके देखो। 23वां क्वेश्चन सर लगा दीजिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस तरीके से भी करके देखो, ठीक है, कि कैसे होगा। ये मैं समझना टाइम वेस्ट हो रहा है, चीज़ें जितनी सीखो उतनी कम है। तो जल्दी से बताइए 23 क्वेश्चन इसी तरीके से। देखिए तो अगले क्वेश्चन पर आए, इसी तरीके से देखते हैं रेशो वाले से। वैसे मैंने विदाउट रेशो के 1 सेकंड में कैसे करेंगे वो ट्रिक भी आपको बता दिया, और रेशो से भी देख लेते हैं कैसे करेंगे, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमने क्या करा। अच्छा एक बार पिछला क्वेश्चन लगाना 22वां नहीं, छोड़ो 23वां लगा दो जल्दी से। तो जब 23वां क्वेश्चन करेंगे तो हम रेशो से कैसे करेंगे, हम देख रहे होंगे कि हमने क्या करा था कि वाटर का और पल्प का रेशो अगर देखना चाहें तो पहले वाले फल में 96% क्या है पानी। अगर 96% पानी है तो पल्प कितना हुआ 4%। अगर मैं यहाँ से काटना चाहूँ तो परसेंट से परसेंट हटेगा, 4 से 1 पर और 4 से 24 पर, यानी कि पहले रेशो था 24:1, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब जो वजन, अब जो फल रहा है उस फल के अंदर 95% क्या है पानी, और 95% पानी है तो 5% पल्प होगा। अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तो परसेंट से परसेंट हटेगा, और काटा पीटी करूँगा तो ये 1 पर और ये कितने पर चले जाएगा 19 पर, तो ये आ गया 19:1। तो रेशो के हिसाब से देखा जाए तो पहले पल्प 1 था अभी भी 1 है, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही पल्प 1 था अभी भी 1 है, तो रेशो बिल्कुल सही है, रेशो में कोई नहीं बदलाव करना। बट जब इसे टोटल करा तो पहले फल का वजन 25 आ रहा है और 19 और 1 अब फल का वजन 20 आ रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले फल का वजन 25 नहीं था, एक्चुअल में पहले फल का वजन 20 है। इससे कितना, इससे 20/25 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अब फल का वजन 20 ना होकर 20/25 गुना ज़्यादा कितना होगा, काटा पीटी कर दो तो 4 दूनी 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। काट लेना, 5 से 5 पे 5 4 20, 5 से 4 पे 4 × 4 16। एक तो ये तरीका, और एक जो पिछले वाला करा रखा था वो तरीका बहुत प्यारा सा था, बहुत बढ़िया सब बात, ठीक है। तो अब देखिए, और भाई एक चीज और सुन लो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। देखिए ऐसा है, इस क्वेश्चन को हटाई दीजिए, एक सेकंड कुछ बातें बता दूं ना। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 6 दिन का एक शेड्यूल ला रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि उस पर पूरा फोकस रहे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब उस शेड्यूल को मैं फॉलो नहीं करवाऊँगा आपको। ऐसा हो सकता है जैसे कभी कभी, अगर जैसे उस दिन ऐसा करूँगा, देखिए हाँ चलो अब ठीक है, अभी दिमाग में चीज़ आ गई, एक जगह कन्फ्यूज़ हो रहा था। मैं क्या करूँगा, शुरुआत में बताया 2-2 दिन के स्लॉट बनाकर 6 दिन लगातार क्लास चला करेगी आपकी। पहले 2 दिन CGL इनको लिया करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको संडे को बता दूँगा क्या लूँगा। इसके अंदर आपकी एडवांस को लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से एडवांस भी चलते रहेगी,
ठीक है। कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ऐसा लगता हो, बट कोई भी दो, मैं चीज़ें तभी लेकर चलूँगा जब आप रेडी हो कि हाँ सर सही है, इसी बहाने हमारी यहाँ पे एडवांस हो जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ सीजीएल में एडवांस आती है, आज का टाइम तो ऐसा आ चुका है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो हर किसी में एडवांस आ रही है। एडवांस का मतलब है क्या, ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ठीक है, तो सभी में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से एडवांस लेकर चलूँगा। फिर इसी तरह से एक यूपीएसआई का उठाऊँगा बैच, जो 2 दिन चलाऊँगा यूपीएसआई। इसके अंदर अर्थमेटिक अच्छे लेवल की चलेगी आपकी। अब होगा क्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, आप सभी भाई सारे बच्चे कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, ऐसा ही तो होता है। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने मुझसे सभी चीज़ें क्या हैं पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर जो यूपीएसआई में थोड़ा सा अर्थमेटिक का लेवल बढ़ाकर चलूँगा। और ये बता दूंगा जो अगर नया बच्चा जुड़ता हो तो वो पहले किन चीज़ों को पहले पढ़ ले जो मेरी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, तो ये चीज़ें फिर उन्हें और अच्छी तरह से समझ आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक को दूर रख के चलूँगा इस यूपीएसआई वाले बैच में, बेसिक को दूर रख के चलूँगा। अगर आप कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल नए हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से ही चलो, बट हाँ धीरे धीरे लेवल बिल्कुल 100% वाला लेके चलना, तो उसके हिसाब से चलने की कोई दिक्कत नहीं, इसमें अर्थमेटिक हो जाएगा। और इन 2 दिनों में जो भी एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी या कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम को लेकर चलूँगा। अगर इन 2 दिनों में जैसे कभी मैंने सीजीएल की क्लास ले रहा हूँ और टेस्ट लेने का दिल करा तो इसमें सीजीएल के लेवल का टेस्ट लूँगा। बट ये सभी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इन सभी को आप नहीं दे सकते, सभी क्लासेस को सभी देख सकते हैं, ठीक है। और इन 2 दिनों में एनटीपीसी वगैरह का स्पेशल बैच चला दूंगा, ठीक है, 2 दिन का। अगर यहीं पर टेस्ट भी होता रहेगा आपका और यहीं पर आपकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, इससे क्या है 6 दिन कवर भी हो जाएंगे और आप सबको आपकी इच्छा से सब कुछ मिल भी जाएगा। और यही तीनों चीज़ें आप सबके लिए ज़रूरी भी हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा नंबर, एक क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था शायद, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 12वें क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई यूपीएसआई तो है ये। यूपीएसआई का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यही तो होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगा दो, ये 12वां क्वेश्चन जल्दी से। तो देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा क्या करा है। हाँ भाई दो नयों के लिए अलग, सही कह रहे हो तुम। मैं कोई वो थोड़ी हूँ शेरा वाली माता या वो वाली कोई देवी जिसके 10-11 हाथ निकले होते हैं, वो तो भगवान होते हैं, एक साथ 4 काम कर लेते हैं। हम आदमी हैं, मनुष्य जीवन है हमारा बच्चों, हम एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं। वो यूँ कह रहा है एक बच्चा कि नए के लिए अलग क्लास लगा दो, एक टीचर एक मतलब अलग भी पढ़ा लूँ, एक साथ 10 चीज़ें थोड़ी करा सकता हूँ मैं। और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें मैं बहुत सारी पढ़ा देता हूँ। हुआ क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते मुझसे इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट टेंशन मत लो, मैं इस हिसाब से फिर की घुमाऊँगा कि आपको फ़ायदा होगा सबको, ठीक है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 तरह के फील्ड है। एक फील्ड है जिसकी एक साइड है 50 मीटर की, एक फील्ड है जिसकी एक साइड है मार्कर, एक फील्ड है उसकी एक साइड कितनी है 100 मीटर की, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ किस किस का आंसर आएगा, उसका नाम बोलूँगा, जल्दी से बताइए। आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत ज़्यादा गजब हो चुके हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक फील्ड है जिसकी एक साइड है 50 मीटर, एक फील्ड है जिसकी एक साइड है 100 मीटर की। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 2500। अगर इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन कह रहा है 2500 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना सामान बोया जा रहा है 750 किलोग्राम, 750 किलोग्राम क्या बोते हैं चावल। इस 2500 से ये कितने गुना आता है, ये 0.3 टाइम्स। तो इसी तरह से वो ये पूछ रहा है कि इस वाले 10,000 मीटर स्क्वायर के जो एरिया है इसमें कितने चावल हम उगा सकते हैं। तो इसके साथ भी 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3000। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, जो एनटीपीसी वगैरह की चलाऊंगा ना, इसी में ग्रुप डी वगैरह के लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इतना सारा क्यों सोचते हो कि ग्रुप डी की वगैरह की जो चीज़ें चला रहा हूँ, जैसे एनटीपीसी वी ग्रुप डी, इनका तो एक ही लेवल है, ठीक है। और प्री के जो चीज़ें करवा रहा हूँ ऐसे नहीं सोच के करवाता मैं कि देखो जब एग्ज़ाम आएगा वहाँ पर आपको नहीं, वो जो एग्जामिनर वहाँ बैठा है वो मैथ के क्वेश्चन देगा आपको। वो क्या देगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देगा। वो ये नहीं कहेगा ये ग्रुप डी का है तो इसका क्वेश्चन कुछ अलग दे दूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब वो प्रॉफिट और लॉस में कहीं से भी दे सकता है। हाँ, अंतर इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ता है। सिर्फ किसका फ़र्क पड़ता है, कैलकुलेशन का। क्वेश्चंस वही होंगे जितने मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, टाइप सारे करा रखे हैं। अगर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी लेवल का A to Z, चाहे आप छोटी से लेके बड़ी से बड़ी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, सभी क्वेश्चंस। बट होगा क्या कि अगर आप किसी दो नीचे जैसे छोटी से लेवल अगर उस लेवल की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर थोड़ा आसान पेपर आएगा, तो पेपर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग आ जाएंगे, उनकी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। और बड़े लेवल के एग्जाम में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी पर क्वेश्चन वही रहेगा। तो सबसे मेन मुद्दा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और उसके बाद अगर आप थोड़े बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन को घर बैठ के अच्छी करो, क्योंकि कैलकुलेशन मैं अच्छी नहीं करा सकता। अब मैं आपको कोई ट्रिक व्रिक बता दूं, मुझे पता है मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिक वगैरह बताई हैं बच्चों, बट दिक्कत क्या आती है, उस कैलकुलेशन की ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जब आप घर पे बैठते हो तभी तक सही रहती है। जब आप कभी भी पेपर देने जाओगे, इसको हटा दो क्वेश्चन को, अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में पेपर दे रहा है और वो अगर कैलकुलेशन की ट्रिक का यूज़ करने की सोच भी रहा है, ठीक है, तो ठीक है कर सकता है, बट कैलकुलेशन वाले ट्रिक के बाद करेगा क्या, वो दोबारा से रीचेक करेगा उसे पूरी वे की कैलकुलेशन के साथ कि क्या सही में मैंने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। तो हाँ, बट फिर भी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको ट्रिक वाली बताऊंगा कि कैलकुलेशन को और ईजी कैसे बना सकते हैं। और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ो। हमेशा क्या करना है, फिर से बता देता हूँ, परसेंटेज का पार्ट 1, ऐसा नहीं जो कल वाली परसेंटेज परसों वाली कराई है, वो तो मैंने आपको एक अलग सीरीज करा दी है। आप मारोगे राहुल सर स्टडी IQ सर्च, राहुल सर स्टडी IQ, तो परसेंटेज का पार्ट 1 और इसी तरह से एक पार्ट आएगा रेशो का, तो रेशो का पार्ट 1। ऐसा नहीं पूरी परसेंटेज ही पढ़ देना, ख़त्म कर दी भाई एक ही दिन में, हम तो हो गए धुआंधाड़। पहले परसेंटेज का पार्ट 1, फिर रेशो का पार्ट 1। इन दोनों पार्ट 1 को ख़त्म करने के बाद आपको फिर से तीसरा काम करना है, पूरी परसेंटेज ना पढ़ के सिर्फ पार्ट 1 इसका, पार्ट 1 रेशो का, फिर यहाँ से परसेंटेज को स्टार्ट कर देना और आपको फिर आसान लगेगा सब कुछ। ऐसा नहीं परसेंटेज सीधी सीधी पढ़ते गए तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ओके भाई, सभी को लव यू यार। ओके सुरेश बिस्वाल, थैंक यू यार, लव यू यार मेरे भाई, सभी को लव यू। और हाँ, हरियाणा के कंप्यूटर हैं तो ठीक है, चलो ठीक है। तो एक बार जल्दी से एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दो, अच्छा सा लगता है आखिरी में जाते हुए, हमेशा जय हिंद जय भारत लिख दिया करो और साइड में लगा दीजिए। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हो राहुल देसवाल स्टडी IQ, इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो राहुल देसवाल स्टडी IQ, बट इन दोनों से जो ज़रूरी है, फेसबुक और इंस्टा से ज़रूरी है टेलीग्राम पे क्या है, आपको PDF मिलेगी। दो हमेशा जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए फोकस करवा रहा हूँ, टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी। इसका नाम भी राहुल देसवाल स्टडी IQ है ही, बट उसके साथ में ऑफिशियल भी लिखा हुआ है। और ऐसा इसलिए लिखा है, और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इसी सेम नाम से टेलीग्राम बना दिया है। तो आप पहचानोगे कैसे, तो आप सिंपल सा कुछ नहीं, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो मैं आ जाऊँगा टेलीग्राम पर। जिस ग्रुप के सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF वगैरह सारी टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना। और इसी तरह से फेसबुक का एक मेरा पेज है राहुल सर मैथ्स के नाम से, एक बच्चे ने और भी बना दिया है मेरे नाम से, वो अब उसने मेरा नाम तो हटा दिया, बट उसने उस पर मैथ्स डाउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाला पेज मेरा नहीं है, ये पेज है मेरा राहुल सर मैथ्स के नाम से है, ठीक है। इसको लाइक करें, इसके साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो लव यू यार, जय हिंद जय भारत। तो जाते आते जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।